गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेसन वही है 1857 का जन विद्रोह। और इस अंतिम लेसन में लेसन 13 में हम इस क्रांति के प्रारंभ, विस्तार और दमन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रांति के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जन विद्रोह का प्रारंभ है। सिपाहियों में असंतोष के प्रथम संकेत फरवरी 1857 में बंगाल के बहरामपुर जिला मुर्शिदाबाद में पड़ता है। उसमें सेना की 19वीं देसी पलटन में नजर आए, जिन्हें देखकर उनके कर्नल माइकल ने धमकी देते हुए कहा था, इन्हें चीन और बर्मा लड़ने के लिए भेज दिया जाए, जहां ये लोग मारे जाएंगे। 31 मार्च को इस पलटन को तोड़ दिया गया। इसके बाद अधिकारियों के इस व्यवहार से आक्रोश कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। बंगाल में बैरकपुर सैनिक छावनी में 29 मार्च 1857 को परेड के समय मंगल पांडे नामक 34वीं देसी पलटन का एक भारतीय सैनिक नए कारतूसों को लेकर भड़क उठा। अपने साथियों को बगावत के लिए आह्वान करते हुए उसने अपने सार्जेंट मेजर ह्यूडसन व एक अन्य अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। साथ में इस पलटन को भी भंग कर दिया गया। मंगल पांडे इस बगावत का पहला शहीद था। बैरकपुर के विद्रोह को तुरंत दबा दिया गया, फिर भी आक्रोश की अग्नि शांत नहीं हुई। अंदर ही अंदर चिंगारियां सुलगती रही। 10 मई को मेरठ में ज्वाला भड़क उठी। 85 भारतीय सिपाहियों ने अपने अधिकारियों का आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चर्बी वाले कारतूस का हम प्रयोग नहीं करेंगे। इनका कोर्ट मार्शल हुआ और सभी को 8 से 10 वर्ष तक की कठोर सजा दी गई। इनकी वर्दियां उतार दी गई और हथकड़ियां डाल करके जेल में डाल दिया गया। इस काम ने अग्नि में और भी घी का काम किया, जिसे इस अपमान को दूसरे भारतीय सिपाही बर्दाश्त नहीं कर सके। उनका खून खोल उठा और उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया गया और क्रांति में कूद पड़े। देखते ही देखते जंगल की आग की तरह ये सारे मेरठ और आसपास के गांव में फैल गया। कुछ नागरिक और किसान भी सिपाहियों से आ मिले। विद्रोहियों ने जेल के फाटक तोड़कर अपने साथियों को मुक्त करवा लिया था। कुछ अंग्रेजों की हत्या के बाद दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 11 मई को सूर्योदय से पूर्व ही मेरठ के लगभग 2000 जांबाज सिपाही दिल्ली में प्रवेश कर चुके थे। कर्नल रिपले इन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, परंतु रिपले के सैनिक भी विद्रोही हो गए और उन्होंने अनेक अंग्रेजों की हत्या कर दी। सीधे ही विद्रोही लाल किले पहुंचे। रास्ते में जो अंग्रेज मिलते गए उन्हें मारते गए। महल पर कब्जा करते समय दिल्ली का कमिश्नर फ्रेजर हाथ लग गया, इसे भी रौंद डाला गया। कई महल में रहने वाले अंग्रेज अफसरों व उनके परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। शस्त्रागार पर भी अधिकार कर लिया गया। सिपाहियों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से नेतृत्व करने के लिए अनुरोध किया। वह कहने के लिए बादशाह था, बूढ़ा, शक्तिहीन और अंग्रेजों का पेंशनर था। सिपाहियों के अचानक विद्रोह से वह आगमन से वो चकित हो गया। उसने बड़े संकोच और अनिच्छाओं से सिपाहियों की बात मानी, क्योंकि वह शक्तिहीन ही नहीं बल्कि सिपाहियों के इरादे भी संभवतः ठीक से नहीं समझ पा रहा था। जन विद्रोह का फिर इसके बाद विस्तार होता है। दिल्ली में विद्रोहियों का कब्जा हो जाने के बाद देखते ही देखते 1 महीने के भीतर ही देश के अन्य भागों में बड़े स्तर पर विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। भारत में अंग्रेजी सेना में लगभग 2,32,000 भारतीय सैनिक थे। इनमें से लगभग आधे इस विद्रोह में कूद पड़े थे। अंग्रेज भयभीत हो गए। अंग्रेजी शासन के प्रति नफरत से भरे हुए थे। वे लाठी, दराती, तलवार, भाला, देसी बंदूक अपने साथ लिए हुए थे। परंपरागत हथियारों के साथ विद्रोह में कूद पड़े। एक अनुमान के अनुसार इस विद्रोह के दौरान अवध में 1.5 लाख और बिहार में 1 लाख नागरिक शहीद हुए और सिपाहियों का विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह बन गया। इसका विस्तार इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश में यह विद्रोह अवध के नाम से जाना जाता है। इसमें मात्र कुछ अपवादों को छोड़कर प्रदेश के लगभग समस्त गांवों, कस्बों और शहरों में विद्रोह की लहर चल पड़ी थी। जून के प्रथम सप्ताह तक बरेली, लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद जैसे बड़े बड़े नगर स्वतंत्र हो चुके थे। बरेली में रोहिला सरदार खान बहादुर खां, कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब था। इलाहाबाद में पेशे से एक अध्यापक व वहाबी नेता मौलवी लियाकत खान ने प्रशासन की कमान संभाल ली थी।
बंगाल व बिहार में विद्रोह हुआ तो ये ढाका, चटगांव, कुछ स्थानों पर सैनिक विद्रोह तक ही सीमित रहा, परंतु बिहार में पटना, दानापुर, शाहबाद, छोटा नागपुर में बड़े स्थानों पर ही जन विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। भारत में, मध्य भारत में भी ये विद्रोह हुआ। मध्य भारत के झांसी, ग्वालियर, इंदौर, सागर, भरतपुर आदि क्षेत्रों में ये व्यापक रहा। यहाँ मुख्य विद्रोह के नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकतर देशी राजा अंग्रेजों की वफादारी करते रहे, परंतु कई स्थानों पर जनता, सेना अपने शासकों का साथ छोड़कर विद्रोही हो गई थी। अनेक सैनिकों ने विद्रोह में भाग लिया, परंतु सिंधिया राजा ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। पंजाब व हरियाणा में विद्रोह। पंजाब में तो अंग्रेजों के विरुद्ध झेलम, सियालकोट आदि इलाकों में कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन हरियाणा के यहाँ हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, दिल्ली के साथ लगते मेवात इलाके में बड़े स्तर पर लोगों ने हथियार उठाए। रेवाड़ी में राव तुलाराम व उसके चचेरे भाई कृष्णराव गोपाल ने इसका नेतृत्व किया। झज्जर में अब्दुल रहमान खान, मेवात में सरदार अली खां, तो बल्लभगढ़ में राजा राव नाहर सिंह और फर्रुखनगर के नवाब फौजदार खां विद्रोहियों के नेता थे। अन्य स्थानों पर विद्रोह हुआ। मध्य भारत के कुछ भागों से ये आगे नहीं फैल पाया और दक्षिणी भारत इससे अछूता रहा। मात्र कोल्हापुर, पूना इत्यादि में इक्का दुक्का छुटपुट घटनाएं हुई। तो इस प्रकार यह उत्तर भारत में एक व्यापक विद्रोह था। बहुत से अंग्रेज अधिकारियों में इसे घबराहट फैल गई और उन्हें लगने लगा कि भारत उनके हाथ से निकल रहा है। फिर भी उन्होंने भारत को छोड़ने, भागने की बजाय विद्रोह को कुचलने का दृढ़ निश्चय किया और विद्रोह का दमन उन्होंने बड़े डट कर किया। विद्रोह के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ व धैर्यवान राजनीतिज्ञ था। उसने शुरू से ही अपने सम्मुख अंग्रेजी सेनाओं को संगठित करके दिल्ली पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने का उद्देश्य रखा। दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनर्नियंत्रण। दिल्ली में विद्रोही नेताओं की रणनीति कुछ त्रुटिपूर्ण रही। दिल्ली विजय के बाद उन्होंने उनमें प्रदेश में विद्रोह के फैलने के लिए पहुंचना चाहिए था, जहां अभी तक यह विद्रोह नहीं फैला था। लेकिन लगभग 65,000 सिपाही रक्षात्मक नीति अपनाते हुए दिल्ली में डटे रहे। इससे अंग्रेजों को अपनी वफादार फौजों को जमा करने का समय मिल गया। वे दिल्ली का घेरा डालने में सफल हो गए। 8 जून को अम्बाला की ओर से आगे बढ़कर अंग्रेजी सेना ने दिल्ली को घेर लिया और अंतिम आक्रमण के लिए पंजाब से आने वाली दूसरी सैनिक टुकड़ी का इंतजार करने लगी। विद्रोही सिपाहियों ने मिर्जा मुगल बख्त खां के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना पर कई धावे बोले, परंतु कोई जोरदार आक्रमण नहीं कर पाए, क्योंकि ये सिपाहियों में अनुशासन व समन्वय का अभाव था। दिल्ली के लोग भी सिपाहियों के अनुशासनहीनता से काफ़ी नाराज थे। कुछ असामाजिक तत्व लुटेरे सिपाहियों के वेश में जनता को भी लूट रहे थे। प्रशासन पंगु हो गया था, व्यापार कारोबार ठप हो गया था, वे सिपाहियों को वेतन देने के लिए भी धन नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में कोई जोरदार आक्रमण भला कैसे कर सकता था। उसने प्रशासन को व्यवस्थित, दिल्ली में विद्रोहियों में सर्वाधिक प्रभावशाली सैनिक नेता बख्त खां था। उसने प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए कुछ सख्त कदम अवश्य उठाए। बाद में प्रशासन चलाने के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण भी बनाया, परंतु यह प्रयास कारगर सिद्ध नहीं हुए। उधर नजफगढ़ में बख्त खां की सेना अंग्रेजों से हार गई। यह विद्रोहियों के लिए गहरा आघात था। इसी बीच सितंबर के आरंभ तक जॉन निकलसन के नेतृत्व में पंजाब से एक बड़ी सैनिक टुकड़ी पहुंचने से अंग्रेजी सेना की शक्ति में और भी वृद्धि हो गई। अंत में 5 दिन के घमासान संघर्ष के बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना ने विजयी होकर दिल्ली में प्रवेश किया, परंतु निकलसन इस लड़ाई में मारा गया। दिल्ली पर पुनः अधिकार होते ही अंग्रेजी सेना ने दिल्ली वासियों पर अत्याचार किए। उनकी लूट खसूट और मारकाट की कार्रवाई तो नादिर शाह के कारनामों को भी मात दे गई। दिल्ली के पतन से विद्रोहियों के मनोबल को काफ़ी धक्का लगा। बनारस और इलाहाबाद पर अधिकार कर लिया। बनारस और इलाहाबाद में विद्रोहियों का दमन जनरल नील ने किया कि वह कलकत्ता से उस अंग्रेजी सेना की सहायता के लिए आ रहा था जो दिल्ली का घेरा डाले हुए थी। रास्ते में पहले उसने बनारस और फिर इलाहाबाद में विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए नरसंहार किया। अब तक दिल्ली पर अंग्रेजों के अधिकार का समाचार भी उसे मिल चुका था। अब वह कानपुर की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास धन की कमी थी, अर्थात इलाहाबाद के लिए उसके लिए कानपुर और लखनऊ पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति संग्रह करने का स्थान ही बन गया था। फिर कानपुर पर अधिकार। कानपुर विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, जहां
नाना साहब उसके अंगरक्षक तात्या टोपे व सचिव अजीमुल्ला के हाथ में था। बहादुरी, कर्मठता व उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं थी। यहाँ विद्रोह शुरू होने पर अंग्रेजों ने छावनी की किलेबंदी में शरण ली। तोप खाने के बल पर लगभग 3 सप्ताह तो उन्होंने विद्रोहियों को रोके रखा, परंतु फिर उन्हें आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। नाना साहब ने उन्हें सुरक्षित नदी पार करवाने का आश्वासन दिया, परंतु जब विद्रोहियों ने इलाहाबाद में अंग्रेजों द्वारा किए गए नरसंहार की सूचना पाई तो वे भड़क उठे। उन्होंने नदी पार करते हुए अंग्रेज पुरुष, स्त्री, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। नाना साहब भी इस जुनूनी भीड़ को रोक नहीं पाए। इसके बाद जनरल हैवलॉक भीषण नरसंहार करता हुआ गांव को जलाता हुआ कानपुर पहुंचा। 17 जुलाई को उसने नाना साहब को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। फिर कानपुर में भी जमकर अत्याचार किए। जनरल हैवलॉक नील को कानपुर में छोड़कर स्वयं लखनऊ की ओर रवाना हो गया। अब इसके बाद लखनऊ पर अधिकार। लखनऊ में घटनाओं का क्रम कुछ इस तरह चला। 4 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। विद्रोहियों ने ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर लिया। रेजिडेंसी में अधिक अधिकारी व सैनिक अपने परिवारों सहित शरण लिए हुए थे। दोनों ओर से बराबर गोलियां चलती रही। 1 जुलाई को अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस लड़ता हुआ मारा गया। निसंदेह ये अंग्रेजों के लिए बड़ा आघात था। फिर भी ब्रिटिश सेना मुकाबला करती रही और विद्रोही तोपों का सामना करते हुए रेजिडेंसी में नहीं घुस पा रहे थे। अतः उन्होंने उसके लिए एक सुरंग बनानी शुरू की, परंतु इसी बीच 21 सितंबर को हैवलॉक और नील भी अपने सैनिकों सहित लखनऊ पहुंच गए और ये दोनों लड़ते हुए रेजिडेंसी तक पहुंच गए, परंतु नील इस संघर्ष में मारा गया। तो हैवलॉक ने ब्रिटिश टुकड़ियों के आने की प्रतीक्षा में ही भलाई समझी। 17 नवंबर को ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति कैंपबेल 4500 सिपाहियों तथा तोपखानों के साथ लखनऊ पहुंच गया और कई दिनों तक सिकंदराबाद, आलमबाग तथा लखनऊ के अन्य बाजारों में युद्ध चलता रहा। 24 नवंबर को हैवलॉक भी मारा गया। यद्यपि रेजिडेंसी में घिरे हुए अंग्रेजों को छुड़ाने में सफल हो गए, परंतु वो पूरी तरह से लखनऊ को नहीं जीत सके और दिसंबर में वह कानपुर को जीतने में सफल रहा। इसके बाद मध्य भारत में विद्रोह का दमन। मध्य भारत के बुंदेलखंड में तात्या टोपे अब भी सक्रिय था। बम्बई से जनरल ह्यू रोज ने बुंदेलखंड की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में झांसी रियासत थी, जिसमें लेफ्स की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यहाँ रानी झांसी विद्रोहियों की नेता थी। ह्यू रोज ने झांसी पर घेरा डालना शुरू किया तो लक्ष्मीबाई ने स्वयं किले की रक्षा की कमान संभाली और वह बेमिसाल वीरता से लड़ी, परंतु शत्रु के सामने वो लंबे समय तक टिक नहीं सकी। अंग्रेजों ने झांसी को जीत लिया, परंतु रानी वहां से बच निकली और कल्पी पहुंच गई, जहां तात्या टोपे की सेना अदम्य साहस के साथ जमी हुई थी। यहाँ दोनों सेनाओं ने अंग्रेजी सेना पर जमकर मुकाबला किया। 24 मई को कल्पी पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कल्पी में पराजित होने के बाद लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे अपने सैनिकों के साथ सिंधिया नरेश से सहायता की उम्मीद के लिए ग्वालियर पहुंचे, परंतु सिंधिया नरेश ने सहायता की बजाय अपनी सेना को रानी और तात्या टोपे के विरुद्ध संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन सिंधिया के अपने ही सैनिकों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसे उसके मंत्री दिनकर राय को अपनी जान बचाने के लिए आगरा में शरण लेनी पड़ी। फिर ह्यू रोज ने सिंधिया नरेश को साथ लेकर जबरदस्त आक्रमण किया। 11 जून से 18 जून तक घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई और तात्या टोपे दक्षिण में खानदेश की ओर चला गया और वह ग्वालियर आया और अपने एक विश्वास पात्र की गद्दारी के कारण पकड़ा गया और 18 अप्रैल 1859 को उसे भी फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोहियों में वह एक अत्यंत योग्य सेनानायक सिद्ध हुआ। इसके बाद बरेली और शाहजहाँपुर। बरेली में विद्रोहियों का नेता खान बहादुर खां था। उसके नेतृत्व में तालुकदारों ने जिसकी ज़मीनें सरकार ने छीन ली थी, लगभग 58,000 सैनिक संगठित कर लिए थे। अंग्रेजों के लिए हैरानी की बात यह थी कि जिन किसानों को तालुकदारों से ज़मीनें छीनी गई, वे भी सरकार के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हो गए थे। मौलवी अहमद शाह भी खान बहादुर खां के साथ आ मिला। वह पहले लखनऊ में अंग्रेजों से दो हाथ हो चुका था। बरेली में भी अंततः कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना विजयी रही। बिहार में विद्रोहियों का नेता राजा कुंवर सिंह था। वह अपनी वृद्धावस्था के बावजूद भी अपनी सेना को, अंग्रेजी सेना को कई स्थानों पर परास्त किया। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। अक्टूबर 1858 तक बहादुरी तक से वह लड़ता रहा और अंग्रेजों से पराजित हो गया। वह पहाड़ियों में भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हरियाणा क्षेत्र में दमन। हरियाणा क्षेत्र में सिरसा, हंसी, रोहतक, गुड़गांव, अहिरवाल था, मेवात इत्यादि के क्षेत्रों में विद्रोह की लपटें उठी। जून 1858 में फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर जनरल वॉन कोर्टलैंड के नेतृत्व में एक सेना
ने सिरसा की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वह विद्रोहियों के गांव को कुचलते हुए सेना आगे बढ़ी। रानिया सिरसा के भट्टियां में अपने नवाब नूर मोहम्मद के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज का कड़ा मुकाबला किया, परंतु जीत अंग्रेजों की ही रही। कोर्टलैंड, हिसार, हंसी में दमन करता हुआ जब रोहतक पहुंचा तब दिल्ली का पतन हो चुका था। विद्रोहियों के हौसले पस्त हो चुके थे। गुड़गांव के अहिरवाल और मेवात क्षेत्र में अपेक्षाकृत विद्रोह का प्रभाव अधिक था। दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाने के बाद दिल्ली के आसपास गुड़गांव क्षेत्र में भी विद्रोह को कुचल दिया गया। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष से अधिक समय तक यह संघर्ष जारी रहा। जुलाई 1858 तक विद्रोह लगभग पूर्णतः दबा दिया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। विद्रोह की असफलता के कारण हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।